हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 2022 घटना चक्र की लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका बुक की, जिसमें हम सामान्य हिंदी के जो चैप्टर थे उसका हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें जो है देखा जाए तो समान, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और तद्भव शब्दम, तत्सम, ये चारों चैप्टर जो है हो चुके हैं। और आगे हम आज की इस वीडियो में जो है देखेंगे संधियाँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये लेखपाल के पेपर में दिया भी गया है। तो ये इसलिए इस इम्पॉर्टेंट दृष्टि से बहुत सारे मतलब इसमें बच्चों को बहुत कठिनाई होती है संधियाँ बताने में या फिर उसको जानने में। ठीक है, और ये चाहे लेखपाल हो या चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, इस सब में जो है संधियों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज हम संधि को देखेंगे, संधि के परिभाषा देखेंगे, संधियाँ किसे कहते हैं, इसके बाद संधि जो है कितने प्रकार की होती हैं, बारी बारी से एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें जो है लगभग जितनी भी संधियाँ आज हम उसको समाप्त करेंगे। इसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन, लास्ट में इसमें क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जो पूछा गया है या आने वाला, तो उस तरीके से इसमें दिया गया है इस बुक में, तो उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो संधि 5वां चैप्टर है, इसके पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। ठीक है, मेल, समझौता, और समझौता, मेल, संयोग। ठीक है, और एक तरह का ये वर्ण विकार होता है संधि शब्द। ठीक है, और व्याकरण में जो है संधि शब्द का प्रयोग एक तरह से वर्ण विकार के अर्थ में ही किया जाता है, और यह विकार जो है वर्णों के मेल से ही होता है। ठीक है, वर्ण और शब्द दोनों में डिफरेंट है, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, शब्द जो होता है जो पूरा होता है, वर्ण जो है छोटा आ, बड़ा आ और का, खा, गा, घा, ये सारे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो वर्णों के ये विकार जो है वर्णों के मेल से ही होता है, और जब दो शब्द जो है पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक पृथक उच्चारित नहीं करते हैं, बल्कि उनको हम मिला देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार एक नया शब्द बनकर तैयार हो जाता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण में जो पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का जो मेल होता है, उसी को सामान्यतः अक्षरों की इसी मिलावट को जो ही संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक आप समझ चुके होंगे कि संधि किसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। इस प्रकार संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक होता है। वर्णों की इस निकट स्थिति को जो है संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, संहिता भी कहा जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि विद्या एक शब्द हो गया प्लस आलय एक शब्द हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। ठीक है, यहाँ से बड़ा आ और यहाँ से बड़ा आ मिलकर एक बड़ा आ मिलकर पूरा बन गया विद्यालय। ठीक है, विद्यालय में द्या जो आया ये आलय के बड़ा आ से और दीर्घ बड़ा आ के आने से मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है संधि बनाते हैं। अब यहीं पर हम संधि विच्छेद भी जान लेते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना जो है वो कहलाता है संधि विच्छेद। तो ये भी आपको जानना जरूरी, संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रमेश है। ठीक है, रमेश, अब इसको हमें संधि विच्छेद करना है इसका, तो क्या करेंगे? तो रमा प्लस ईस बराबर रमेश, यानी कि यहाँ पे बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर जो है ए बन गया, ए रमेश। ठीक है, तो इस तरीके से ये संधि विच्छेद किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है वो होती है 3 प्रकार। पहली संधि स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, और तीसरी जो होती है वो विसर्ग संधि होती है। ठीक है, इनमें से जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये मतलब कॉमन है, मतलब कि क्या कहते हैं कि ये
सिंपल है, इसको सभी लोग जान सकते हैं, एक बार समझ जाएंगे बहुत आसानी से इसको पहचान जाएंगे कि कौन सी विसर्ग संधि होती है और कौन सी व्यंजन संधि होती है। सबसे ज़्यादा पचेड़ा जो है इसमें है स्वर संधि में, ठीक है, क्योंकि इसी में जो है स्वर संधि के भी 6 उपभाग होते हैं और इसी 6 उपभाग में एक दूसरे को पहचानना होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लफड़ा इसी को समझना है, बाकी व्यंजन शब्द समझ जाओगे आसानी से और विसर्ग संधि भी समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वर संधि। सबसे पहले स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के 6 उपभाग होते हैं, ठीक है, यानी कि 6 भेद स्वर संधि के भी होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुड़ संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, वृद्ध संधि और एक है पूर्व संधि, ठीक है। इस तरीके से करीब 6 संधि हैं। अब पहला हम देखेंगे इसमें दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो इसमें क्या है परिभाषा कि जब लघु या दीर्घ यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री के उपरांत जो है लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सारे जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये सारे जो है लघु स्वर होते हैं। तो इसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है, तभी ये लघु और दीर्घ समान स्वर ये सब जान पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे इसके जैसे परिभाषा के अनुसार देखते हैं तो छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर मिलकर बड़ा आ बने तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे कि देव प्लस अधिपति, अब यहाँ पे देखिए वा जो है यहाँ पे छोटा आ है इसके लास्ट में और इसके पहले भी छोटा आ, तो दोनों मिलकर देवाधिपति। अब यहाँ पे क्या आ गया बड़ा आ गया, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है धर्म प्लस अर्थ, यानी कि यहाँ भी छोटा आ है यहाँ भी छोटा आ है, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ देखिए धर्मार्थ हो जा रहा है यानी कि बड़ा आ हो जा रहा है, तो यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है स्वर्ण प्लस अवसर, यहाँ पर भी छोटा आ और यहाँ पर भी छोटा आ, दोनों मिलाकर यहाँ पर स्वर्णा अवसर हो जा रहा है जो कि बड़ा आ जा रहा है बीच में, तो यहाँ पर भी स्वर्ण संधि होगा, ठीक है। इसके बाद काम प्लस आर्य यानी कि कामार्य, तो यहाँ पर भी हो गया वही। शरण प्लस अर्थी यानी कि शरणार्थी, तो जहाँ पे छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना दें वहाँ पे जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लास्ट स्वर पहले अक्षर पहले शब्द का लास्ट अक्षर और दूसरे शब्द का पहले अक्षर को पकड़ना है, इन्हीं दोनों को मिलाकर बनाना, जो बनेगा वो दीर्घ बड़ा आ बन रहा है तो दीर्घ स्वर। इसके बाद दूसरा इसमें आता है दीर्घ में छोटा आ और अगर बड़ा आ है तो वहाँ पर भी बड़ा आ बनेगा, जैसे कि हिम प्लस आलय, ठीक है। यहाँ पे छोटा आ है यहाँ पे बड़ा आ है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर हिमालय निर्माण करते हैं यानी कि यहाँ पे बड़ा आ का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे गुड़ प्लस आलय, यहाँ पे छोटा आ, ठीक है, और यहाँ पर भी बड़ा आ है, तो इस तरीके से छोटा बड़ा बड़ा बनकर गुड़ालय बनता है, ठीक है। पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तकालय, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि में आएंगे। अब दीर्घ स्वर संधि का तीसरा सूत्र है डबल बड़ा आ और पहले शब्द में बड़ा आ दूसरे शब्द में छोटा आ, तो दोनों मिलकर भी बड़ा आ बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि युवा प्लस अवस्था, यहाँ पे भी देखिए छोटा आ है यहाँ पे भी बड़ा आ है, तो यहाँ दोनों मिलकर युवा अवस्था बन गया यानी कि बड़ा आ बन गया, ठीक है। ऐसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी में कौन सा है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसके बाद बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। महा प्लस आशय महाशय, ठीक है। विद्या प्लस आलय विद्यालय, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हो गए ये सारे क्या कहते हैं दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हो गए, ठीक है। अब इसके बाद छोटा आ बड़ा का हो गया, आप छोटी ई बड़ी के देख लेंगे। छोटी ई मिलकर बड़ी ई बने तो ये भी दीर्घ स्वर संधि में आएगा, जैसे कि अभि प्लस ईष्ट, अब ये दोनों मिलकर अभीष्ट बनता है, यहाँ पे बड़ी ई हो जाता है, ठीक है। कवि प्लस इंद्र, यहाँ पे दोनों मिलकर कविंद्र बनता है, यहाँ पर भी बड़ी ई होगा, ठीक है। इसके बाद छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनता है, जैसे कि बुद्धि प्लस ईस, तो यहाँ पर बुद्धीस हो गया, ठीक है। बड़ी ई का निर्माण। कवि प्लस ईस यहाँ पर कवीस हो गया। गिर प्लस ईस यहाँ पे गिरीस हो गया। तो इस तरीके से ये इसके बाद और है देख लेते हैं, जैसे बड़ी ई छोटी ई मिलकर बड़ी, जैसे लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी इच्छा, ठीक है। मही प्लस इंद्र महींद्र, ये भी यहाँ पर बड़ी ई बन गया, ठीक है। अब बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी, देखिए मही प्लस ईस महिष, ठीक है। इसके बाद जानकी प्लस ईस जानकीस, तो ये सारे जो है दीर्घ स्वर संधि में आएंगे। अब छोटाऊ बड़ाऊ का देख लेते हैं, तो छोटाऊ और अगर बड़ाऊ दोनों है तो मिलकर बड़ाऊ बनते हैं, जैसे कि सिंधु प्लस उर्मी सिंधूर्मी, ठीक है। यहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा हो गया धू, ठीक है। मंजू प्लस ऊषा, यहाँ पर मंजूसा बन रहा है यानी कि ये भी बड़ाऊ का मात्रा आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला है बड़ाऊ प्लस छोटाऊ, यहाँ पे बड़ाऊ देखिए तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बधु प्लस उत्सव बधुत्सव, बधु प्लस उर्म बधूर्म,
ठीक है। तो ये सारे जो है दीर्घ स्वर संधि में। फिर री का देख लेंगे, री और री मिलकर री ही आज है पितृ में री है और ऋण में री है और दोनों मिलकर पितृण बनाते, यहाँ पर भी री आ रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसका पहचान होता है। ठीक है। यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ाऊ ये और री, ये चार शब्द हैं जो मिलकर जो है बने जहाँ पर, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आ जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा स्वर संधि की बात करते हैं, यड़ संधि की। यड़ संधि में क्या होता है, जब लघु या दीर्घ यानी कि छोटी ई, छोटाऊ और री के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो छोटी ई, छोटाऊ और री के स्थान पर क्रमशः या, यानी कि छोटी ई के स्थान पर या, छोटाऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। यड़ संधि में क्या होता है कि अभी तक तो समान आ रहे थे, यानी कि छोटा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा छोटा, ठीक है, छोटी छोटी, छोटी बड़ी, लेकिन अब इसके साथ असमान आए, यानी कि छोटी ई प्लस छोटा आ या बड़ी ई प्लस बड़ा आ, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि ई या ऊ या री, ये तीन आपके स्थान पर क्या होगा, छोटी ई के स्थान पर या, छोटाऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाएगा। ठीक, जैसे कि अब एग्जाम्पल स्वरूप समझते हैं। पहला ले रहे हैं, ठीक है, छोटी ई प्लस छोटा आ, ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, या हो जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कहा, इसका परिभाषा कह रहा है कि छोटी ई अगर आएगा तो उसके स्थान पर जो है या आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे असमान स्वर है, यानी कि यहाँ पे छोटा आ रहा है ना छोटी ई के जगह पे, तो इस तरीके से यहाँ पे या हो जाएगा। ऐसे बड़ी ई की प्लस छोटा आ हो जाएगा तो भी यहाँ पर या हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से या बनेगा। और इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो यदि प्लस अप, ठीक है, यहाँ पे देखो छोटी प्लस छोटा, तो यहाँ पे यद्यप हो गया, यानी कि यद्यप में या आ गया। ठीक है। नदी प्लस अर्पण, यहाँ पे नदर्पण हो गया। ठीक है। देवी प्लस अर्पण, यहाँ पर दिव्य अर्पण हो गया। तो इस तरीके से यण संधि में आपको ये पहचानना है कि या, वा और रा, ई, छोटाऊ और री के स्थान पर लिखना है, देखना है। ठीक है। इसके बाद छोटी ई प्लस बड़ा, तो बड़ा या हो जाएगा। ठीक है। जैसे अति प्लस आचार, अत्याचार। ठीक है। इति प्लस आदि, इत्यादि, ये सारे जो यड़ संधि के उदाहरण है। ठीक है। ऐसे ही बड़ी ई प्लस बड़ा आ, तो यहाँ पर भी बड़ा या हो जाएगा। जैसे कि देवी प्लस आलय, दिव्यालय। ठीक है। अब इसके बाद बड़ी ई हो गया। अब छोटाऊ की बात करते हैं। तो छोटाऊ प्लस छोटा आ हो जाएगा। अब यहाँ छोटाऊ आ रहा है तो वहाँ पर वाह हो जाएगा। ठीक है। परिभाषा के अनुसार, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। तो अनु प्लस अय, ठीक है, तो अन्वय हो जा रहा है। ठीक है। आय को हटाकर यहाँ पे आधा ना कर दिया और वाह लगा दिया गया, अन्वय हो गया। मधु प्लस अरे, मध्वर हो गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यड़ संधि के उदाहरण। इसके बाद बड़ाऊ प्लस आ, तो ये तब भी वाह हो जाएगा। जैसे कि बधु प्लस अर्थ, यहाँ पे बध्वर्थ हो गया। ठीक है। अब अगला ऑप्शन अगला एग्जाम्पल है छोटाऊ प्लस बड़ा आ, तब बड़ा वाह हो जाएगा। जैसे कि भानु प्लस आगमन, भानुआगमन। ठीक है। मधु प्लस आलय, मध्वालय। इसके बाद बड़ाऊ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा वाह हो जाएगा। जैसे कि बधु, बधु प्लस आगमन, यहाँ पे देखिए बड़ाऊ है और प्लस बड़ा आ है तो यहाँ पे बड़ा वाह हो जाएगा, बध्वागमन हो जाएगा। इसके बाद री प्लस छोटा बराबर रा, क्योंकि री के स्थान पर परिभाषा की जगह, जैसे परिभाषा जिस तरीके से बताया गया था कि री अगर आ रहा है तो उसके स्थान पर रा हो जाएगा। अगर असमान स्वर लगा है तो देखिए री के बाद असमान स्वर आ लगा है तो यहाँ पर रा हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मात्र, यहाँ पर री आ रहा है प्लस अर्थ छोटा आ रहा है तो यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा, मात्रार्थ हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि री प्लस बड़ा आ, तो यहाँ पे बड़ा रा हो जाएगा। ठीक है। इसके अनुसार ये बदल जाएगा। तो यहाँ पे पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अब छोटी ई प्लस छोटाऊ, तो यू हो जाएगा। ठीक है। देखिए छोटी ई अगर आ रहा है उसके जगह असमान स्वर आ रहा है तो वह यहाँ पे जो है या ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटाऊ इसलिए यू आ जाएगा। जैसे कि प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार। ठीक है। इसके बाद छोटी ई बड़ाऊ, तो बड़ाऊ यू। ठीक है। प्रति प्लस ऊस बराबर प्रत्यूष। इसके बाद छोटी ई प्लस बड़ाऊ बड़ी ई प्लस बड़ाऊ, तो यू हो जाएगा। ठीक है। बाड़ी प्लस ऊर्म, ये हो जाएगा वाड्यूर में। ठीक है। इसके बाद छोटाऊ प्लस छोटी ई, तो वी हो जाएगा। ठीक है। अनु प्लस ईष्ट, तो अनविष्ट हो जाएगा। अब इस तरीके से बदल बदल के सब सारे बनाए गए। ठीक है। जैसे कि छोटाऊ प्लस बड़ी ई, तो ये बड़ी वी हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखें तो अनु प्लस ईक्षण, तो यहाँ पे देखिए छोटाऊ आ रहा है, यहाँ पे बड़ाऊ आ रहा है, तो इस तरीके से अन्वीक्षण हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद बड़ाऊ प्लस छोटी ई, तो यहाँ पे वी हो जाएगा। जैसे कि वधु, यहाँ पर देखिए कि बड़ाऊ आ रहा है, यहाँ पे छोटी ई आ रहा है, तो दोनों मिलकर ये बड़ी वी, मतलब वी की छोटी ई की मात्रा हो जाएगा यहाँ पर वधिष्ठ, बद्विष्ट। ठीक है।
इसके बाद बड़ाऊ प्लस बड़ी तो बड़ी वी। इसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल तो बधू प्लस ई से यहाँ पे बड़ाऊ प्लस बड़ी, और यहाँ पे देखिए वी की मात्रा बड़ी ई में है, ठीक है। तो इस तरीके से यड़ संधि में इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा अगर देखते हैं तो अयाद संधि। अयाद संधि की बात करें तो जब ए ऐ ओ आओ के बाद कोई स्वर आए तो ए ऐ ओ आओ के स्थान पर क्रमशः ऐ आय औ आओ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अयाद संधि में सबसे खास बात, अगर ए ऐ ओ आओ के बाद कोई स्वर आए तो इसके स्थान पर, इन चारों के स्थान पर जो है ऐ, माने ए के स्थान पर ऐ, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल स्वरूप समझते हैं। ए के बाद कोई स्वर आए तो कोई स्वर मान लीजिए छोटा आ गया तो क्या होगा, ऐ होगा। कैसे, ऐसे से प्लस अन तो क्या हो जाएगा शयन, ठीक है। ने प्लस अन नयन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। अगला जैसे है कि आई के स्थान पर अगर कोई समान स्वर आ रहा है तो ये आय हो जाएगा, ठीक है। क्यों, परिभाषा के अनुसार देखिए नय, नय में अय है प्लस अक तो ये क्या हो जाएगा नायक। गय प्लस अक गायक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे या मतलब गाय गाय नाय नय अय आ रहा है तो यहाँ पे जो है आप अयाद संधि को लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पहचाना जा सकता है। अगला उसी में है, अगर ओ है, ओ की जगह पे आ रहा है तो अ हो जाएगा। जैसे कि भो प्लस अन भवन, ठीक है। पो प्लस अन पवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। हो प्लस अन हवन, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद ये सूत्र है, अगर औ प्लस छोटा आ रहा है तो आओ हो जाएगा। जैसे कि पो प्लस अक बराबर पावक, ये भी इंपॉर्टेंट है। धौ प्लस अक धावक, ठीक है। इस तरीके से जो है अयाद संधि में बनता है। अब अगली संधि है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि की बात करें तो जब लघु या दीर्घ छोटा आ के उपरांत ए आय ओ आय औ आए तो ए आय के स्थान पर आय तथा ओ औ के जगह औ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि अगर लघु या दीर्घ यानी कि छोटा आ के उपरांत अगर ए आता है या आय आता है या ओ आता है औ आता है तो ए और आय के स्थान पर जो है आय हो जाएगा और ओ और आओ के स्थान पर जो है औ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बड़ा आ जो दीर्घ वाला जो है वो हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है, ठीक है। जैसे कि छोटा आ प्लस ए तो ऐ हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आ प्लस ए तो ऐ हो जाएगा, मतलब हर परिस्थिति में ऐ हो ही होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल परम परस ऐश्वर परमेश्वर, ठीक है। तथा प्लस एव तथैव, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया तथैव की कौन सा संधि होता है, तो वृद्धि संधि होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो बड़ा आ प्लस ए तो भी ए, छोटा आ प्लस ए तो ए, या अगर यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ पर भी ए रहेगा हमेशा, ठीक है। महेश्वर धर्मैक। अब इसके बाद यहाँ पर अगर औ आ रहा है या ओ आ रहा है तो औ ही होगा, ठीक है। जैसे कि जल प्लस ओक जलोक परमसौध, ठीक है परमसौध। इसके बाद जलौषधि, तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए औ अगर बड़ा आ के साथ भी आ रहा है तब भी औ होगा। जैसे कि महा प्लस ओज महोज, महा प्लस औदार्य महोदर्य, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पहचाना जा सकता है। अगला है गुण संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि, अभी स्वर संधि के ही जो है ये सारे उपभेद चल रहे हैं। तो इसका परिभाषा देखते हैं तो जब छोटा आ या बड़ा आ के उपरांत लघु या दीर्घ छोटी ई छोटाऊ और री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाएगा, ठीक है। ए ओ अर, ये गुण संधि का जो है परिभाषा है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे कि छोटा आ और प्लस ई मिलकर जो है ए बनाएंगे, बड़ा आ प्लस ई मिलकर ए बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बनाएंगे और बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऊ हो जाएगा तो ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, ये सारे जो आएंगे, एक मिनट, तो इस तरीके से इसमें हम देख सकते हैं। हम देखिए पहला एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, ए औ और अर का, ठीक है। तो पहले हम ए का एग्जाम्पल देखेंगे।
जैसे छोटा आ छोटी ई है तो ए हो जाएगा। कैसे? तो देव प्लस इंद्र, यहाँ पे देवेंद्र हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए हो रहा है देवेंद्र, ठीक है। मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र, ठीक है। महा प्लस इंद्र महेंद्र, नर प्लस ईश नरेश। तो ये सारे जो है क्या कहते हैं कि गुण संधि के उदाहरण है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, रमा प्लस ईश रमेश। तो ये सारे गुण संधि के उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद अब ओ की बात करें तो ओ में जो है छोटाऊ छोटाऊ बड़ाऊ, यानी कि छोटा के साथ छोटाऊ, बड़ा के साथ छोटाऊ, बड़ा के साथ बड़ाऊ सारे आए तो ओ ही हो जाएगा। तो इसमें देखिए लोक प्लस उपयोग लोकोपयोग, ठीक है। परोपकार महोत्सव, यहाँ पे हा महा प्लस उत्सव महोत्सव ओ हो गया, ठीक है। गंगा प्लस उर्म गंगोर, यहाँ गो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आगे है अर की बात करें तो आ के साथ री अगर आता है तो अर, और बड़ा के साथ अगर री आता है तो अर। जैसे कि देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, राजा प्लस ऋषि बराबर राजर्ष। तो इस तरीके से आप गुण संधि को पहचान सकते हैं, ठीक है। अब छठवां है पूर्व रूप संधि, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है कि जब छोटा आ ए और ओ के बाद आए, यानी कि ए और ओ के बाद अगर छोटा आ आता है तो छोटा आ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात चिन्ह इसका लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि लोको प्लस अयम लोकोयम, ठीक है। हरे प्लस ओ हरेव, ठीक है। इसका मतलब कि एक बार और कहा जाता है हरे प्लस अत्र हरेत्र, प्रभो प्लस अवृत प्रभोवृत, ठीक है। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब आ गया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की बात कर लेते हैं तो जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण यदि व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, चाहे कहा जाएगा। जिसके प्रमुख नियम इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं देखते हैं। पहला नियम देखते हैं व्यंजन संधि के, तो यदि साकार या ता वर्ग के साथ साकार सकार या चा वर्ग आए तो सकार और ता वर्ग के स्थान पर क्रम से सकार और चा वर्ग हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं सत प्लस चयन, तो सतचयन, यानी कि ता वर्ग आया और चा आया तो देखिए दोनों यहाँ पे ता हट के यहाँ पे सतचयन यानी आधा चा लग गया। तो इस तरीके से आप अब इसमें व्यंजन व्यंजन का मेल हो रहा है ये आपको जानना इसमें मेन इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें ता है इसमें चा, दोनों व्यंजन है, व्यंजन का मेल होगा तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा सतचयन में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख के कर सकते हैं। यदि सकार या ता वर्ग के साथ शा या टा वर्ग आए तो सकार और ता वर्ग की जगह क्रम से पेटचिरवा सा व टा वर्ग हो जाएगा। जैसे कि रामस प्लस टीकते रामस टीकते, ठीक है। यानी कि अगर दंती सा आता है अगर यहाँ पे टा आता है तो यहाँ पे पेटचिरवा सा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बृहत प्लस टिट्टिव बृहत टिट्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको भी। अगला तीसरा नियम है कि का चा टा ता पा के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा या रा ला वा अथवा कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे कि अच प्लस अंत तो अजंत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चा आया तो यहाँ पे देखिए अगर आ रहा है मैंने स्वर या छोटा आ रहा है इसमें देखिए कहा गया है कि ठीक है कि कोई तीसरा वर्ग या फिर चौथा वर्ण आया या फिर या रला अथवा कोई स्वर आया, ठीक है। तो स्वर आ गया ना, छोटा आ है तो चा का जो चा आया है इसी के वर्ण का जो है तीसरा वर्ण हो जाएगा इसी वर्ग का, तो चा छ जा यानी अजंत। तो यहाँ पे देखिए अजंत लिख गया, ठीक है। इस तरीके से इसमें बनाया। वाक प्लस जाल तो का जो है तीसरा वर्ग हो जाएगा यानी क ख गा आ जाएगा, वाक जाल बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे जा आ रहा है, ठीक है। इसमें अपनी बताया ना अपने स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाता है। अगर तीसरा वर्ण आए या फिर चौथा वर्ण आए या फिर या रा ला आए या रा लावा आए या फिर कोई स्वर आए तो उस शब्द का अंतिम जो सब वर्ण है उसका तीसरा वर्ण उसमें संधि में जुड़ेगा, ये आपको याद रखना। चौथा है त और दा के बाद यदि ला रहे तो त या दा ला में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उत प्लस लास तो उल्लास, यानी कि अगर ता यहाँ पे ता जहाँ पे है यहाँ पे ता हो या दा हो और इसके बाद अगर यहाँ पे ला है तो ये जो है ता या दा ला में परिवर्तित हो जाएगा इस तरीके से। अगला है पांचवा है यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर यदि शेष वर्णों के बाद हा आए तो हा पूर्ण वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है और हा के पूर्व वर्ण वाला
पूर्व वर्ण वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कि उत प्लस हद तो उद्धत, ठीक है, उद्धत हो जाएगा। उत प्लस हार तो उद्धार हो जाएगा। छठा है यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व माने कि लघु, लघु स्वर के पश्चात छा हो तो छा के पूर्व जो है चा जुड़ जाता है। और दीर्घ स्वर के पश्चात छा होने पर यह नियम लागू होता है। जैसे कि परी प्लस छेद तो देखिए अगर छा है और छा के पश्चात जो है क्या कहते हैं कि छा होने पर यह नियम लागू होता है दीर्घ स्वर के पश्चात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई है और छा है तो इसके पहले चा जुड़ जाएगा। ये देखिए चा जुड़ गया, परिच्छेद हो गया, ठीक है, क्योंकि ह्रस्व स्वर के पश्चात छा हो तो छा के पहले चा जुड़ जाएगा। तो एक नियम ये हो गया। अगला है सातवां नियम कि यदि किसी पद के अंत में माँ आया हो तो उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसकी जगह अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अनुस्वार ग्रहम माँ प्लस गच्छति, ठीक है, यानी कि ग्रहम ये माँ आया और इसके गा आया तो गा जो है ये व्यंजन है। तो इस तरीके से यहाँ अगर हम बनाएंगे इसको संधि तो ग्रहम गच्छत हो जाएगा, ये अनुस्वार बिंदी लग जाएगी, ठीक है। दुखम प्लस प्रापुण्यत तो ये दुखम प्रापुण्यत हो जाएगा, ठीक है। हरिम प्लस बंदे हरिम बंदे हो जाएगा इसका। इस तरीके से अंक की बिंदी ऊपर लग जाएगी। तो ये हो गया व्यंजन संधि। अब तीसरा है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके प्रमुख नियम इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। पहला है यदि विसर्ग के पहले और बाद भी छोटा आ हो तो पहले छोटा आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे कि अगर ये आ है और फिर छोटा आ है, मतलब विसर्ग आ है और इसके बाद छोटा आ है तो ओ हो जाएगा। जैसे कि तेजा प्लस अस तेजोस, ठीक है, इस तरीके से ओ बन जाएगा बीच में, ठीक है, तेजोस हो गया अगर विसर्ग संधि आता है बीच में। जैसे कि यशः प्लस अभिलाषी तो यशोभिलाषी हो जाता है इसका, ठीक है, इस तरीके से। अगला नियम है कि यदि विसर्ग के बाद च छ य सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे कि कह प्लस चित तो कश्चित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चा छ या सा होता है अगर विसर्ग के बाद। तो विसर्ग देखिए दो बिंदी जो लगा है इसी को विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग के बाद यहाँ पर चा आ रहा है तो यहाँ पे सा हो जाएगा, ठीक है, आधा सा। कश्चित दुह प्लस शासन दुशासन हो जाएगा। निह प्लस चल निश्चल होगा। निह प्लस छल निश्चल हो जाएगा। इस तरीके से इसको बनाते हैं विसर्ग संधि में। अगला है इसका नियम कि यदि विसर्ग के बाद का ख पा और फा हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का रूप नहीं बदलता। जैसे कि रजह प्लस कड़ रजह कर कड़, ठीक है, इस तरीके से। पह प्लस पान तो पह पान, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि अगर ये चार शब्द आते हैं का खा पा और फा, का खा पा और फा आते हैं तो विसर्ग नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, ठीक है। अगला है कि यदि विसर्ग के बाद टा ठा और शा आए तो विसर्ग का शा हो जाता है, ठीक है, आधा सा ये लिखा हुआ है क्योंकि नीचे हलंत जो लगा इसका मतलब आधा सा। तो इस तरीके से अब देखते हैं। तो दू दू या विसर्ग लगा हुआ दू में, ठीक, और प्लस टा तो ये क्या हो जाएगा टा ठा और सा आएगा तो सा में हो जाएगा दुष्ट हो जाएगा, ठीक है। न प्लस टा तो यहाँ पे जो है नष्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तीनों वर्ड याद रखना, अगर ये तीनों आता है तो इसमें ये सा आधा सा जुड़ जाता है बीच में, ठीक है। पांचवा यदि विसर्ग के पहले छोटी छोटाऊ हो तो और बाद में का खा पा या फा हो तो विसर्ग जो भी वो भी सा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि नि प्लस काम तो निष्काम, ठीक है। निह प्लस फल निष्फल। का खा पा फा हो तो विसर्ग का सा हो जाएगा, ठीक है। और निह प्लस पंक निष्पंक। और इधर जो है विसर्ग के पहले छोटी या छोटाऊ हो यानी कि छोटी की मात्रा हो या छोटाऊ की मात्रा। जैसे ये दिया गया दु प्लस कर्म तो दुष्कर्म, तो ये भी देखिए विसर्ग इस तरीके से आधा सा हो जाएगा अंदर। अगला है यदि विसर्ग के बाद ता था सा हो तो विसर्ग जो है दंती सा आधा सा हो जाएगा। जैसे कि मनः प्लस ताप तो मनस्ताप, ठीक है। अब यहाँ ता था और सा आपको याद रखना है, तीन वर्ड ता था और सा अगर होगा तो यही सा हो जाएगा, ठीक है। निह प्लस संदेह निस्संदेह, ठीक है। अगला है सातवां यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर और इसके पश्चात पांचों वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण या फिर या रा ला वा और हा अथवा कोई स्वर आए तो विसर्ग का रा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें दिया गया। जैसे कि अब देखते हैं नी प्लस गुण निर्गुण, ठीक है, विसर्ग का यहाँ पे देखिए रा हो गया। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अगर छोटा आ बड़ा के अलावा कोई अन्य स्वर विसर्ग के पहले अगर आता है और इसके पश्चात पांचों वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण, तो तीसरे चौथे पांचवें मतलब कि अगर ता वर्ग लेते हैं तो
ता था दा, ठीक है, ता था दा, तीसरा वर्ग दा, इसके बाद ना, ता था दा था ना, धा और ना, ठीक है। तो यानी कि चौथा धा हो गया और पांचवा ना हो गया। तो ना आ रहा है तो ना की जगह पे अगर आ रहा है तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये रा हो जाएगा विसर्ग इसका। तो ये हो गया निर्गुण, ठीक है। नी प्लस भय निर्भय, ठीक है। नी प्लस जल निर्जल, नी प्लस लेप निर्लेप। अगला है कि यदि कोई विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और यदि विसर्ग का पूर्व स्वर लघु हो, ह्रस्व को लघु कहते हैं, तो दीर्घ हो जाता है। जैसे कि नीह प्लस रस तो नीरस, ठीक है। यहाँ पे देखिए विसर्ग के पहले जो है स्वर है और यहाँ पे रा है, तो ये जो है विसर्ग का लोप हो जाएगा और वो दीर्घ में बन जाएगा, नीरस, ना बड़ी हो जाएगा, ठीक है। नी प्लस रज नीरज, तो इस तरीके से हो जाता है विसर्ग। अगला है कि यदि विसर्ग के पहले और बाद में छोटा आ हो और तो पहले छोटा आ का ओ हो जाता है और दूसरे छोटा आ का लोप हो जाता है, और उस स्थान पर छोटा आ के स्थान पर चिन्ह आ जाता है, ठीक है, बना देते हैं। जैसे कि प्रथमा प्लस अध्याय, ठीक है। अब इसमें देखिए जो विसर्ग के पहले अगर पहले और बाद में छोटा आ, देखिए इधर भी छोटा आ इधर भी छोटा आ, और विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटा आ और इधर भी बाद में छोटा आ, तो इसका ओ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रथमो हो जाएगा और इसके बाद ये बीच में चिन्ह बना देते हैं और इसके बाद ध्याय लिख देते हैं, प्रथमोध्याय, और ये छोटा आ का लोप हो जाता है। मनः प्लस अनुसार मनोनुसार, इस तरीके से बनाया जाता है। अगला है कि यदि विसर्ग के पहले छोटा आ जाता है और बाद में छोटा आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अतः प्लस एव, अतएव, तो इसमें देखिए विसर्ग के पहले छोटा आ गया और इसके बाद में कोई अन्य स्वर यानी कि ये आ गया तो अतएव हो गया, ठीक है। अतएव हो गया तो इसमें विसर्ग का लोप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यदि विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ हो तो बाद में पांचों वर्गों के यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और या रा ला वा और हा हो तो आ का जो है ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस जा मनोज, वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, यशः प्लस दा यशोदा, इंपॉर्टेंट है यशोदा, ठीक है, यशः प्लस दा। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है। अब इससे अनुसार कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वाक्जाल, वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस जाल, ठीक है। इसमें का के नीचे हलंत जरूर लगाएंगे तभी ये आधा का, क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि जब हलंत लगाएंगे तभी ये का जो है व्यंजन वर्ण बनेगा। अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो इसमें जो है आ जुड़ जाता है, यानी कि ये व्यंजन स्वर नहीं रह जाता, व्यंजन वर्ण नहीं रह जाता, ठीक है। तो आंसर इसका जो है ए पार्ट सही हो जाएगा। वाक चाल, वाक प्लस चाल में बदलेगा, ठीक है। का अगर आता है और इधर कोई व्यंजन आता है तो वो तीसरा वर्ण में चेंज हो जाता है उसी के वर्ग में। तो का तीसरा वर्ण का ख गा वाकजाल हो जाता है, ये पहला ही नियम बताया गया था। तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला है तल्लीन, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद बताना क्या होगा। तो इसमें भी तत्लीन होगा, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। उसमें बताया गया था कि ता अगर आता है और ला अगर आता है उसके बाद में तो ता हटके ला एक और लग जाता है जहाँ पे तल्लीन हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। नियम देखा जाए तो यदि ता या दा के बाद ला रहे तो ता या दा ला में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से ये संधि व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव में देखिए वृद्धि संधि होगी, ठीक है, क्योंकि सदा प्लस एव इसको तोड़ेंगे तो बड़ा आ प्लस ए और ये बनता है आय, ठीक है, आय बनता है। तो ये जो कि वृद्धि संधि में बनता है। जैसे कि आ या बड़ा आ के उपरांत ए आय ओ आयो आय, तो ए और आय के स्थान पर आय और ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सदैव में वृद्धि संधि होगा। अब अगला बताना है कि इसमें से कौन सी संधि है। जैसे कि अत्यल्प, तो अत्यल्प में जो है संधि आता है यण संधि, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से। कैसे देखते हैं, अत्यल्प को अगर हम तोड़ेंगे तो अति प्लस अल्प होगा। यणि की संधि के अनुसार ह्रस्व यानी कि लघु अथवा दीर्घ यानी कि छोटी बड़ी छोटी छोटाऊ री के बाद यदि कोई स बड़ा आता है तो ई छोटी ई अथवा बड़ी ई के बदले या छोटाऊ अथवा बड़ाऊ के बदले वा और री के बदले जो है रा हो जाता है। तो यहाँ पे अत्यल्प यानी कि या हो रहा है, यहाँ पर छोटी ई के जगह पे जो है या में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है यण संधि होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पावन, पावन में कौन सा संधि है। तो पावन में अयाद संधि है, ठीक है, बताया था। पावन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन आएगा, पो प्लस अन यानी कि ओ पौ प्लस अन आएगा,
यानी कि औ प्लस आ बराबर आव हो जाएगा, ठीक है। पाव, देखो पावन आ रहा है ना, पाव, तो आव जुड़ा हुआ, इस तरीके से आयात संधि इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगले में बताना है दिगंबर में कौन सी संधि है, तो दिगंबर में व्यंजन संधि होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको अगर हम तोड़ते हैं तो दिक प्लस अंबर आता है, ठीक है, और इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा दिगंबर में, ठीक है। जैसे कि यदि का चा टा ता पा के परे वर्गों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ग यानी कि गा घा झ छ ढ ढ ध ध भ भ अथवा या र ला वा अथवा कोई स्वर हो तो का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दिक प्लस अंबर यानी कि दिगंबर, यहाँ पे का की जगह पर गा हो जाएगा और ये इस तरीके से व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। निष्पाप देखें कौन सा है, इसमें जो है संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। अगर हम इसके नियम के अनुसार जाएं विसर्ग संधि के, तो यदि विसर्ग के पहले यदि ई और ऊ हो तो विसर्ग के बाद का खा या पा फा हो तो इनके पहले विसर्ग के बदले प्रचिरवा सा हो जाता है। जैसे कि निष्पाप की बात करें तो इसको हम अगर तोड़ेंगे तो निह प्लस पाप होगा और इसको हम मिला के निष्पाप बनाएंगे, तो इसमें प्रचिरवा सा आ रहा है, इसलिए ये विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। बनौषध की बात करें तो ये वृद्धि संधि के अंतर्गत जाएगा। जैसे कि कैसे होगा, तो इस नियम के अनुसार जब छोटा आ अथवा बड़ा के बाद छोटा ओ और बड़ा ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ औ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बनौषधि को देखेंगे तो ये वृद्धि संधि हो जाएगा। इसके बाद सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय में कौन सा संधि है, तो ये गुण संधि है, क्योंकि सूर्य प्लस उदय को हम तोड़ते हैं तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ बन रहा है, ठीक है। यानी चूंकि प्रथम शब्द के अंत में छोटा और पुनः दूसरे के अंत में छोटा ऊ है तो दोनों मिलकर ओ हो जाएगा, जो कि ये गुण संधि का नियम पालन कर रहा है, ठीक है। आविष्कार की बात करें तो आविष्कार में जो है विसर्ग संधि होगा, क्योंकि यहाँ पे पेटचिरवा सा है, ठीक है। ये भी आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में, पेटचिरवा सा के अगर आ रहा है तो विसर्ग संधि होता है। अगला है सच्चरित में जो है व्यंजन संधि होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल चा है, यानी कि ये किसी का कन्वर्ट होकर यहाँ पे चा जो है लगाया गया है। देखिए सच्चरित को अगर हम व्यंजन संधि के नियमानुसार अगर ता या दा के बाद चा अथवा छा आता है तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है, ठीक है। सत प्लस चलित, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो सत प्लस चरित टूटेगा है, ठीक है। और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो सच्चरित होगी, यहाँ पे ता के स्थान पर यहाँ पे आधा चा लग जाएगा। तो इस तरीके से व्यंजन के नियम के अनुसार, व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ये टूटा हुआ है। अगला है सप्तर्ष की बात करें तो ये गुण संधि में आएगा। सप्तर्ष एक गुण संधि है, क्योंकि यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व यानी कि लघु छोटा आ हो अथवा दूसरे शब्द के प्रारंभ में री हो तो आ प्लस री बराबर आर हो जाता है, जो कि यह गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। सप्तर्ष, तो सप्त प्लस ऋष बराबर सप्तर्ष, और इस तरीके से ये गुण संधि हो जाएगा। अगला हम संधि विच्छेद बताना है, तो संधि विच्छेद की बात बताएं मनोबल में कौन सा संधि विच्छेद, तो मनः प्लस बल हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, जो कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। मनः प्लस बल नियमानुसार की बात करें तो यह विसर्ग के पहले छोटा हो और वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा या रा ला वा हा हो तो आ और विसर्ग का जो है ओ हो जाता है। इसके बाद तथयों का अगर हम विसर्ग विच्छेद करते हैं तो ये तथा प्लस एव में टूटेगा, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, तथा प्लस एव। नियमानुसार की बात करें तो इसमें जो है छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद ए और आय आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है, और जो कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है। गंगोदक की बात करें तो इसका जो है तोड़ेंगे तो इस गंगा प्लस उदक बनेगा, ठीक है। गंगोदक छोटा बड़ा छोटा ऊ बराबर ओ बन रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है वृद्धि संधि के उदाहरण, सॉरी गुण संधि का उदाहरण है। तो इस तरीके से गंगोदक जो है गंगा प्लस उदक होगा और गंगोदक ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला है यशोधरा को अगर हम तोड़ेंगे तो ये यशा प्लस धरा में टूटेगा, और जो कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, बताना है अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटी प्लस बड़ा, तो यहाँ पे देखिए या आ रहा है, तो ये उदाहरण जो है यड़ संधि का है, ठीक है, अत्यावश्यक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन सा संधि जो है कवीश्वर में प्रयोग किया गया, तो दीर्घ संधि कवीश्वर का उदाहरण है, ठीक है। कवीश्वर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कवि प्लस ईश्वर यानी कि छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी बनता है, तो यानी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। संसार की बात करें तो इसमें जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसको अगर तोड़ते हैं संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस सार में टूटता है, जो कि ये दोनों साइड में यहाँ पर भी व्यंजन यहाँ पर भी व्यंजन, तो इस तरीके से ये दीर्घ व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है।
अगला है तन्मय। तन्मय को अगर हम तोड़ेंगे तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण ये भी जाएगा, क्योंकि इसको हम तोड़ते हैं तो तद प्लस मय मिलकर तदमय होता है। यानी कि यहाँ पर दा है, यहाँ पे मा है और यहाँ पे ना लग जाता है। यानी कि पद के अंत में यदि दा हो तो इसके बाद ना अथवा मा है तो दा ना में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मा आ रहा है, यहाँ पे दा है तो यहाँ पे ना में परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से व्यंजन संधि हो गया। इत्यादि की बात करते हैं तो इत्यादि जो है यड़ संधि है। ठीक है, इति प्लस आदि यानी कि छोटी ई प्लस बड़ा आ बराबर या बन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इत्यादि जो है संधि विच्छेद करेंगे तो इति प्लस आद हो जाएगा, और जो कि यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का ई या हो जाता है और ऊ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। ठीक है, यड़ संधि में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद वह पुनः प्लस जन्म होगा। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला पितरण। पितरण का जो सही शब्द बताएं तो पितृ प्लस ऋण हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, और ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। सत्कर्म की बात करें तो सत्कर्म में कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसमें सत प्लस कर्म इसका आंसर सही हो जाएगा, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है तपोधन। जिस शब्द का संधि नियम से बना उसी नियम से बना इन शब्दों में कौन सा शब्द नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो तपोधन जो बना हुआ है वो यशोधन, मनोयोग और तपोवन ये तीनों आते हैं, बल्कि गोधन जो है ये नहीं आता है इसके नियम से। ठीक है, देखते हैं। तपोधन, यशोधन, मनोयोग और तपोवन जो है विसर्ग संधि के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर छोटा आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। गोधन इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि में कौन सी संधि है। तो महर्षि में जो है गुण संधि है। महा प्लस ऋषि यानी कि बड़ा आ प्लस री बराबर हो जा रहा है री। ठीक है, महर्षि। तो इस तरीके से यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ हो तो दूसरे शब्द में ह्रस्व अथवा री दीर्घ छोटी छोटा ऊ री में से कोई वर्ण हो तो आ प्लस ई बराबर ए, बड़ा आ प्लस ऊ बराबर ओ और छोटा आ प्लस री बराबर आर हो जाता है। इस तरीके से ये गुण संधि के उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हुए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और अगर कोई चीज़ें नहीं समझ तो इसको 1 से 2 बार देखिए पूरा वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, प्रैक्टिस करिए इस पर। तो वीडियो ख़त्म हुआ, और कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।